मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज मैं लाइव आया हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और काफी दिनों बाद वीडियो पोस्ट हो रही है, उसके लिए सॉरी। बट आज लाइव कुछ स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे बीमारियां पैदा होती हैं और क्या क्या कारण है कि बीमारियां लोगों को होती हैं। और हम कुछ क्वेश्चंस के जवाब भी देंगे जो आप कमेंट में पूछेंगे, तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट पे कर सकते हैं। और वीडियो के आखिर तक आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिससे आपको ऐसा लगेगा कि सच में ये वीडियो आपके लिए कुछ जानकारी पूर्ण रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम किस किस मुद्दे में बात करेंगे। सबसे पहला तो ये मुद्दा ये होगा कि कैसे बीमारियां होती हैं और क्या क्या उनके पीछे का कारण है। उसके बाद हम कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो कि एक आम व्यक्ति के एक आदमी के दिमाग में जरूर आती हैं। इस वीडियो का मकसद केवल और केवल लोगों को ज्ञान देना और लोगों की हेल्प करना। तो आज का ये वीडियो हेल्थ से रिलेटेड होने वाला है। तो आज इस वीडियो में मैं विक्रम सिंह मीना जी को इनवाइट करना चाहूंगा और मैं उनका स्वागत करता हूं। तो सर, सबसे पहले आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप अपने बारे में कुछ शब्दों में इंट्रो दे दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले कि आप कौन हैं और आपने क्या क्या कर रखा है। कहने का मतलब है कि आपने अपनी फील्ड में क्या क्या कार्य कर रखे हैं। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इनवाइट किया। और मेरा नाम है विक्रम सिंह मीना और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट हूँ और हेल्थ फील्ड में ही मेरी अचीवमेंट्स है। तो मैंने डॉक्टर रॉय की नाइस वाइज और जो पैरामेडिक की जो टीम है उसमें रहते हुए कई सारे पेशेंट को ट्रीट किया है, अलग अलग बीमारियों के पेशेंट को, जिसमें वो इन्फेक्शियस डिजीज के पेशेंट हो सकते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज के पेशेंट हो सकते हैं, या फिर कोई इमरजेंसी के पेशेंट हो सकते हैं। तो उसी फील्ड में मेरी एक्सपर्टीज है। तो आप उसी के मतलब आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर सकते हो। जी सर, थैंक यू सो मच। और अब मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो एक आम आदमी के दिमाग में जरूर आते हैं। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन ये आता है एक आम आदमी के दिमाग में कि बीमारियां क्यों होती हैं। जी, एक्चुअली देखिए, अगर एक ही लाइन में मैं कहूँ तो एक वर्ड यूज करूंगा मैं, सिग्नलिंग सिस्टम। ठीक है, सिग्नलिंग सिस्टम ही वो एक मेन फैक्टर है जो बीमारियों का कारण हो सकता है और उसका इलाज भी इसी में हो सकता है। अब ये है क्या, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से आपकी बॉडी मैनेज होती है ऑटोमेटिकली, आपकी बॉडी में मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन हर टाइम होती रहती है। आपको भूख लगना, आपको पसीना आना, आपको किस समय टॉयलेट जाना है, कितना बॉडी टेम्परेचर रहना चाहिए, या अलग अलग पैरामीटर्स है जो आपकी बॉडी में सारे टाइम चलते रहते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये सारा चीज कौन मैनेज करता है? एक तो आपका ब्रेन जो है एक सिग्नल रिलीज करता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। जिस तरीके से कमांड आप कंप्यूटर में देते हैं या आपके मोबाइल फोन में ये नंबर डायल करने पर वहां कॉल लग जाएगा, इस तरह का ही मैनेजमेंट आपके ब्रेन में होता रहता है। ठीक है, वहां पे कई सारे लाखों करोड़ों सेल्स है जो इस तरह के रिएक्शंस वहां पे करते रहते हैं। तो आपकी पूरी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है। और दूसरा, आपकी बॉडी में जो होता है एक लीवर होता है जिसे सेकंड ब्रेन बोलते हैं। जब और कई सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। हर किसी सिचुएशन में हर पैरामीटर के लिए कोई ना कोई सिग्नल आपका ब्रेन छोड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली आपके ऑर्गन्स काम करते हैं। मान लीजिए आप किसी गर्म चीज को छूते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये गर्म है और इससे नुकसान हो सकता है, हमें हाथ हटा लेना चाहिए। तो आपका ब्रेन सिग्नल छोड़ता है कि ये टेम्परेचर है, इससे आपको खतरा हो सकता है, तो आपको गर्म महसूस होगा। जब आप गर्म चीज को छूते हो तो आपको गर्म महसूस होगा, एक सेंसिटिविटी होती है, तो हम हाथ हटा लेते हैं। अगर वो सिग्नल रिलीज नहीं होता तो हमारे दिमाग को महसूस नहीं हो पाता ये चीज गर्म है और उससे हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से कई बार हमें चोट लग जाती है तो हमारे ब्रेन से वो सिग्नल रिलीज होते हैं जो हमें पेन का एहसास करवाते हैं, दर्द का एहसास करवाते हैं। तो वो एक सिग्नल है बॉडी के लिए, पेन भी, कि वहां पर चोट लगी है तो वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। और जब वहां पे पेन होता है तो फिर बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है तो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस होती है, तो आपका बॉडी अपने आप को हील करता है। ठीक है, आपको सिर्फ बॉडी के सिग्नलिंग सिस्टम को समझ लिया तो बीमारी का कारण और निवारण भी आप समझ जाएंगे इजीली। ठीक है, तो हर वो सिम्टम जो आपको आते हैं जिनको आप बीमारी कहते हो, एलोपैथी में जिन चीजों को बीमारी बताया गया है, इन एक्चुअल वो बॉडी के सिग्नल्स है जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर गड़बड़ है। ठीक है, तो अगर पेन हो रहा है तो वो पेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पेन एक सिग्नल है बॉडी की तरफ से कि कहीं ना कहीं कुछ चोट है, इन्फ्लामेशन है,
या कोई इन्फेक्शन है तो आपको पेन हो रहा है, तो वहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, बस इतना ही है। आप सपोज कीजिए अगर आपको पेन की सेंसिटिविटी खत्म कर दी, आपने कोई दवा लेकर वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचने से रोक दिया, जैसे आप पेन किलर लेते हो, मान लीजिए आपको जीवन में कभी पेन ही नहीं होगा, दर्द ही नहीं होगा, ऐसी दवा आप लेने लग गए, तो आप चलते चलते अगर मान लीजिए आपके जूते में कहीं कील है, आप चलते जाएंगे, खून बह रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि दर्द हो रहा है हमें, तो वो हमारे लिए ज्यादा नुकसानदायक है इन कंपेरिजन अगर वो पेन हो। ठीक है, तो वो पेन हाँ। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वो है कि सिग्नलिंग सिस्टम ठीक से काम करे। तो अगर अगर सिग्नलिंग सिस्टम हमारा ठीक से काम कर रहा है, ब्रेन और लीवर के बीच कम्युनिकेशन ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये सिग्नलिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से समझिए कि बीमारियों का कारण क्या है, वही एक सिग्नलिंग सिस्टम है, जो अगर वो प्रॉपर वर्क कर रहा है तो बीमारियां नहीं होंगी, और वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो बीमारियां होना, सिम्टम्स होना शुरू हो जाएंगे। तो सर आपने अभी बात की सिग्नल सिस्टम की, कि वो जब प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो हमें पता चलता है कि हम बीमार हैं। तो सर ये कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा और मुझे डिटेल में बताइएगा। जी। एक्चुअली देखिए, आपकी बॉडी पूरी एक मशीन की तरह वर्क करती है। ठीक है, एक कंप्यूटर की तरह, जैसे कमांड दी जाती है कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर टास्क पूरा करने के लिए, उसी तरीके से आपकी बॉडी काम करती है। तो वो कब हो पाता है, जब एक्यूरेट कोड आप लिखोगे, प्रोग्राम कोड जो आपका एक्यूरेट होगा तो ही वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर उसमें एरर है तो वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप कुछ चीजें होती है, जैसे आप प्लांट बेस्ड फूड खा रहे हैं, जो भी पेड़ पौधा या नेचुरल जो भी प्रकृति से हमें मिला है, एज इट इज अगर उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर उसमें कुछ लाइव एंजाइम्स होते हैं, अगर आप उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे तो आपको उसमें जिंदा चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, चलती फिरती चीजें, और हम खुद एक लाइव ऑर्गेनिज्म है, तो ये कम्युनिकेट तभी कर पाएंगे जब हम कुछ लाइव खाना खा रहे हैं, जिंदा खाना खा रहे हैं। तो जब प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं तो हमारा लीवर जो है उस खाने के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, और वो डिसाइड कर पाएगा कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स बॉडी में कहाँ जाना है, और सिग्नलिंग सिस्टम को प्रॉपर वर्क करने में वो हेल्पफुल होगा। इनकेस बॉडी में कुछ भी डिस्टरबेंस पैदा होता है तो बॉडी अपने आप से वहां पर बैलेंस बना के रखती है। और दूसरी साइड अगर हम ऐसा खाना खाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं, ऐसी टेक्निक्स अगर हम यूज कर रहे हैं, ऐसी हैबिट्स हमारी है जो फूड में अगर लाइव एंजाइम्स नहीं है, अगर वो डेड फूड है, तो वो किन फूड्स में नहीं होता है, सिंपली जो प्लांट बेस्ड फूड नहीं है, जो पेड़ पौधों से हमें नहीं मिल रहा है, नेचर से हमें नहीं मिल रहा है, वो सारे फूड डेड फूड्स होते हैं। या फिर इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो फूड जो है सनलाइट, वाटर और एयर, इन तीनों चीजों से डिस्कनेक्ट है, तो फिर वो डेड फूड। आप पैक्ड फूड देख लीजिए, जो भी पैकिंग में रिफाइंड फूड आते हैं, फैक्ट्री प्रोसेस्ड फूड आते हैं, बिस्किट है, चिप्स हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इस तरह की चीजें ले रहे हैं, तो वो डेड फूड है, वो खाने की चीजें है ही नहीं। क्योंकि आप उन चीजों को इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि वो बार बार आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, टीवीज में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि खाने की चीजें, क्योंकि वो बार बार दिखाया जा रहा है। तो हमारे दिमाग इस तरीके से ही काम करता है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि बार बार अगर आपको कोई झूठ भी दिखाया जाता है, बोला जाता है, तो आपका ब्रेन उसको सच मानने लग जाता है। तो इसीलिए हम उन चीजों को जाने अनजाने खाने की चीजें मान चुके हैं, जो एक्चुअल वो खाने की है ही नहीं। वो हमारी बॉडी के लिए अननोन पार्टिकल है, जो बॉडी में जाकर एज ए वेस्ट कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा। ठीक है, वो उसका बॉडी में कोई काम नहीं है, कोई यूज नहीं है। तो इस तरीके से वो फूड जो है इकट्ठा होता है, वो हमारे सिग्नलिंग सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है। एग्जांपल के लिए समझिए, कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट बना रही है खाने का, जैसे चिप्स बनाया, तो उस कंपनी को फायदा तब होगा जब लोग ज्यादा से ज्यादा वो खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वो बिकें। तो उसमें वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, ऐसे टेस्ट बूस्टर उसमें मिलाते हैं, जो अपने भूख जो होती है उसको बढ़ाते हैं, मतलब ज्यादा ज्यादा खाने का मन करता है। आपने देखा होगा पिज्जा खाने का ज्यादा मन करता है, एक बार खा लिया तो बार बार उसकी तलब लगती है। ठीक है, आप डोमिनोज का पिज्जा खाइए, मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाइए, चिप्स खाइए, तो वो ज्यादा ज्यादा इच्छा उनकी जगती है एक बार खा लिया तो। दूसरी तरफ अगर आप फ्रूट खाते हैं तो आप भूख के अकॉर्डिंग खाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे सिग्नलिंग सिस्टम के साथ खेल रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जितनी भूख हमें होनी चाहिए उससे ज्यादा हम खा रहे हैं, तो इससे होगा क्या, सिग्नलिंग सिस्टम भी डिस्टर्ब होगा, तो वो भूख ही नहीं, ओवरऑल पूरी बॉडी में डिसबैलेंस पैदा होता है। तो हम ज्यादा खाएंगे तो ओबेसिटी या अनावश्यक खाना खा रहे हैं, तो उनसे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और कंटिन्यूअसली इस तरह के चलता रहेगा तो लंबे केस में जाकर यही चीजें हमारे पूरे बॉडी के सिग्नलिंग सिस्टम को खराब करके रख देती है, तब जाकर बीमारियां शुरू होती है। तो हमेशा बॉडी के सिग्नलिंग सिस्टम को ठीक रखना है, तो ऐसा खाना खाए जिसमें लाइव एंजाइम हो, और ऐसे खाने को अवॉइड करे जो डेड फूड है, जिसमें लाइव एंजाइम नहीं है। खाने से पहले देख ले कि ये चीज प्लांट बेस्ड है या मैन मेड है, इंसानों ने बनाया है, तो वो खाने को अवॉइड कीजिए। अगर वो प्लांट बेस्ड है तो उसको उसी को खाना है सिर्फ।
तो सर अभी आपने बात की कि प्लांट बेस्ड फूड दैट इज कॉल्ड नेचर बेस्ड फूड, जो कि हमें नेचर से मिला है। जी तो सर जैसे कि कुछ कंपनीज हैं या फिर कुछ हम बाजारों में भी देखते हैं, कुछ ऐसी दुकानें होती हैं जो नेचुरल बेस्ड फूड ही मतलब हमें प्रेफर कर देती हैं कि आप इसको खाइए। तो सर एक एग्जांपल घर में है कि घर का भी तो दाल चावल और बाकी भी चीजें हैं जो कि मैन मेड है। तो क्या सर ये बेहतर है, मतलब ये अगर मैन मेड है कि ये कैसे, क्या ये खराब है, या फिर जो बाजार में मिल रहा है नेचुरल फूड वो क्या अच्छा है? सर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए। जी जी इसको देखिए, ये समझिए कि कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट चाहे वो कितना ही नेचुरल बता के करे, तो आप ये देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई कंपनी कह रही है कि 100% नेचुरल ये जूस हम दे रहे हैं, फ्रूट जूस है, बिल्कुल फलों से ही निकला है, ठीक है, और उसकी एक्सपायरी डेट 1 साल तक की वो दे रहे हैं, तो आप एक बार घर में भी एक गिलास जूस बना के उसको रख दीजिए, वो कितने दिनों में वो खराब हो जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है? उसी नेचुरल कोई अगर चीज है तो वो खराब नहीं होगी। नेचुरल ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि वो अपने आप से वो चीज खराब हो जाती है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो अपने आप में उसी खाने को खाने लगते हैं, वो सड़ जाती है, ठीक है। तो जो खाना खराब नहीं हो रहा है वो खाना है ही नहीं, है ना। तो चाहे वो कितना ही नेचुरल करके बेचे, वो अगर वो पैक्ड है और किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, फैक्ट्री से होके आया है, तो वो नहीं लेना है, वो बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं है। और दूसरी चीज आपने कही कि घर पे जो खाना खा रहे हैं पका के, ठीक है, वो खाना है और वो खा भी हम रहे हैं, लेकिन प्राइमरी हमें जो खाना है वो प्लांट बेस्ड फूड खाना है, ताकि बॉडी को हीलिंग एंड रिपेयरिंग करे। बाकी जो खाना आप खा रहे हो पका हुआ, वो आपकी भूख भूख को मिटा सकता है और आपको एनर्जी दे सकता है। बाकी बॉडी को रिपेयर करने में, हील करने में और बीमारियों को ठीक करने में उसका कोई योगदान, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। नॉर्मली अगर आप हेल्दी हैं और हेल्दी रहना चाह रहे हैं तो प्लांट बेस्ड फूड के साथ में कुक्ड फूड मिक्स करके जैसे खा सकते हो, जैसे डीआईपी डाइट में पहले सलाद खा के खाना खा सकते हो, तो उस कॉम्बिनेशन में आप लाइफ लॉन्ग ये खा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप बीमार पड़ते हो तब आपको कुक्ड फूड भी हटाना चाहिए, क्योंकि वो फूड नहीं है जो हमारे लिए रिपेयरिंग और हीलिंग का काम करेगा, हमारी बॉडी को बीमारियों को ठीक करने में वो कोई योगदान देगा। सिर्फ वो प्लांट बेस्ड फूड ही है जो हमें हील कर सकता है और रिपेयर कर सकता है। तो अगर आप बीमारी में है तब तो उसको अवॉइड करना चाहिए, और नॉर्मली अगर आप हेल्दी है और लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहना चाह रहे हैं तो प्लांट बेस्ड फूड के साथ कुक्ड फूड भी आप ले सकते हैं। तो सर अभी आपने बताया कि डाइट के थ्रू हम काफी चीजें सही कर सकते हैं अगर हमारी अच्छी डाइट हो। तो सर जैसे कि बीमारियां होती हैं, तो क्या केवल उसको डाइट से ही ठीक किया जा सकता है? अगर ऐसा है तो क्यों एलोपैथी का यूज किया जाता है, और अगर ऐसा नहीं है तो एलोपैथी इसका मतलब गलत है? सर इस पे आपके क्या विचार है? जी जी देखिए, मैं दूसरी पैथीज को गलत साबित करने के बजाय मैं समझा देता हूँ किस तरीके से चीजें काम करती है। आपको पता है, जब भी कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, अपने आप को ग्रो करने के लिए वो खुद को प्रमोट करती है, ठीक है। और प्रमोट आप भी उन्हीं चीजों को करोगे। अगर कोई कंपनी है तो वो बिजनेस तरीके से सोचती है, तो जिन चीजों को प्रमोट उन्हीं को किया जाता है जिनमें उनका बेनिफिट हो, अगर जिनका वो कॉपीराइट ले सके या जिनका जो पेटेंट है वो ले सके। और दूसरी तरफ डाइट है, इसमें फ्रूट्स, सब्जियां, जूसेस वगैरह है, ये किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, इस पर पेटेंट नहीं लिया जा सकता और इससे किसी को इसको बिजनेस नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। और ये आम लोगों की पहुंच में है, इसे आप भी बाजार से जाकर खरीद सकते हो और आप खुद का ही ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो इनमें फार्मा इंडस्ट्री और जो भी पूरी हेल्थ सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, जो उनका इन्वेस्टमेंट है, तो उनका कोई प्रॉफिट नहीं है इन एक्चुअल इसमें, ठीक है। उनका प्रॉफिट तब है जब लोग उनकी दवाइयां लेते रहें और उनसे जुड़े रहें, कंटिन्यूसली उनके कस्टमर बने रहें, तो उनका प्रॉफिट उसमें है। तो वो उसके लिए ही उसी दिशा में सोचेंगे कि लोगों को किस तरीके से कंटिन्यूसली जोड़ के रखें, खुद से कस्टमर बनाकर रखें और बीमार बनाए रखें। अगर सभी हेल्दी हो गए तो उनका बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी तरीके से हमें बीमार बनाए रखने की कोशिश करते हैं, बीमारियों को खत्म नहीं करना चाहते, बस सिम्टोमेटिकली हमें आराम देते हैं ताकि हमें ये लगता रहे कि जब तक हम दवा ले रहे हैं तब तक हमें बीमारियों का एहसास ना हो, ठीक है। जैसे ही हम दवा बंद करते हैं तो हमें वो बीमारियां फिर से दिखना शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से ये बनाए रखते हैं। गलत का इस तरीके से मैं नहीं कह रहा, गलत सही वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। मैं सिर्फ फैक्ट बता दूंगा कि कोई भी कंपनी है वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स को क्यों प्रमोट करेंगे। कोई भी डॉक्टर है, अगर वो आपको दवाई नहीं देगा, सीधा ये कह के घर भेज देगा कि ये फ्रूट खाइए आप ये ठीक हो जाओगे, तो फिर उसका प्रॉफिट क्या हुआ? आप दोबारा उसके पास क्यों जाओगे? क्योंकि आप सब्जी वाले के पास जाओगे, है ना। तो वो एक बिजनेस मॉडल की तरीके से काम करते हैं, तो उनका काम वही है। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर जो है वो जान
जानबूझकर आपको मारना चाह रहा है। उनकी जो स्टडी हुई है, जो उनका सिलेबस है वो इसी तरीके से डिजाइन है, तो वो उसी के तहत उनके जो दायरे में जो चीजें हैं वही आपको सजेस्ट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि डाइट में किसी कोई रिसर्च नहीं है, कहीं से कोई भी कुछ भी उठा के बोल दे रहा है। हम जो भी बताते हैं उस पे एक पर्टिकुलर रिसर्च होती है, ठीक है। ये एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है और कई इसके एविडेंसेस है, लेकिन इनको बाहर नहीं लाया जाता, मतलब प्रमोट नहीं किया जाता, लोगों की पहुंच तक नहीं पहुंचने दिया जाता, चाहे वो कितना इफेक्टिव हो, क्योंकि इससे कई लोगों को नुकसान है, इस वजह से वो नहीं पहुंचने देते। आप इनके खिलाफ भी बोलोगे तो इस तरह से आपकी आवाज को दबा दिया जाता है, इसलिए लोगों के बीच नहीं आ रही है। बाकी ये 100% इफेक्टिव है, कोई दो राय नहीं है इस बारे में। जो लोग ट्राई करते हैं उनको पता है इन चीजों के बारे में, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिनकी रिसर्च है वो सब जानते हैं कि प्लांट बेस्ड फूड ही एकमात्र वो चीज है जो आपको हील एंड रिपेयर कर सकती है। बाकी कोई भी केमिकल डालकर आप अपनी बॉडी में किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं, ये फैक्ट है। हाँ सर, जैसे जैसे किसी भी चीज की मांग को ये लोग जबरदस्ती उत्पन्न करते हैं कि मांग बढ़ेगी तभी हमारा बिजनेस मॉडल बढ़ेगा। बिल्कुल। तो सर एलोपैथी की बात हो रही है तो मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो एक आम जनता या फिर एक मिडिल क्लास इंसान वो कैसे ये सोचता है कि मुझे 1-1.5 रुपए वाली पैरासीटामोल आसानी से मेरा बुखार दूर कर देती है और उसके लिए मुझे ज्यादा दिन का इंतजार भी नहीं करना पड़ता, मुझे मुश्किल से 2-3 घंटे का रेस्ट लेना पड़ता है और वो पैरासीटामोल पेट को ठीक कर देती है। तो अगर मेरी तबीयत 1-1.5 रुपए में सही हो जाती है तो हम क्यों डाइट लें जो कि मुझे ऑन एन एवरेज 500 रुपए की पड़ेगी? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, और ज्यादातर लोग यही करते हैं, वो यही सोचते हैं कि 1-2 रुपए की पैरासीटामोल या कोई भी एंटीबायोटिक खाकर मैं ठीक हो रहा हूँ तो क्यों इस झंझट में पड़े। तो हो सकता है, ये सच भी है कि आप उस टाइम के लिए कोई टेम्पररी कोई दवा लेकर आप ठीक हो सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें नुकसान ये है, आपको उस तरफ महंगा पड़ रहा है ऐसा लग रहा है सिर्फ आपको, लेकिन जब आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो उसके दो नुकसान है। एक तो वो श्योरिटी नहीं देगा आपको कि ये मेडिसिन लेकर आप ठीक हो ही जाओगे, ठीक है। माइल्ड इन्फेक्शन है तो हो सकता है ठीक हो जाओ, नहीं तो वो इन्फेक्शन को और ज्यादा खतरनाक बना सकता है, ठीक है। आपको किस कंडीशन से किस कंडीशन में पहुंचा दे, आप कनेक्ट भी नहीं कर पाओगे कि वो दवा लेने की वजह से नहीं ऐसा हुआ है। दूसरी चीज ये है कि जब आप कोई दवा ले रहे हो और कोई बीमारी को ठीक कर रहे हो, किसी इन्फेक्शन को एक मेडिसिन से ठीक कर रहे हो, तो आप अपनी इम्यूनिटी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो। किस तरीके से, जब आप कोई एंटीबायोटिक लेते हो तो वो टारगेटिव नहीं है उसका रिस्पॉन्स, कि वो आप इस पर्टिकुलर वायरस के लिए ले रहे हो तो वो बॉडी में उस वायरस को ढूंढेगा और उसको मार देगा। वो जब कोई एंटीबायोटिक लेते हो तो वो बॉडी में जाकर आपकी एंटीबॉडीज को भी डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो साथ में आप उस वायरस को या इन्फेक्शन को तो खत्म कर रहे हो, साथ में एंटीबॉडीज को भी आपने खत्म कर दिया। तो इसका नुकसान ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब सेम वायरस आप पे अटैक करेगा तो आप बीमार होंगे ही होंगे नेक्स्ट टाइम। तो और दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि अगर डाइट से आप ठीक हुए हो, नेचुरल इम्यूनिटी से अगर आप ठीक हुए हो, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज रहेंगी उस वायरस के अगेंस्ट, तो जब आप एक बार तो उस बीमारी से ठीक हुए, हो सकता है वो 400-500 रुपए खर्च करके आपने वो डाइट की हो, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम सेम वायरस आप पे अटैक करेगा तो दोबारा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पर वो वायरस अटैक करके चला भी गया, ना फीवर होगा ना कोई सिम्टम होगा, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम में ये लगेगा कि ये एक मेडिसिन लेकर मैं 10-20 रुपए में ठीक हुआ हूँ, लेकिन बार बार जब वो बीमार पड़ेगा तो वो लॉन्ग रन में उसके कितने हार्मफुल इफेक्ट है कि उसको वो 10-20 रुपए के चक्कर में लाखों रुपए खर्च कर भी अपनी लाइफ को मतलब कि प्रॉब्लम्स को इतनी ज्यादा भर लेगा बीमारियां अपने शरीर में कि फिर उसको वो 10-5 रुपए बहुत लाखों में महंगे पड़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये धीरे धीरे करके लॉन्ग रन में चीजें इतना ज्यादा डैमेज कर देंगी बॉडी को कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस एक सिंगल टेबलेट की वजह से इतना सब कुछ हो रहा है, आप रिलेट नहीं कर पाओगे। जी सर, तो और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि पहले इसमें जो डॉक्टर रॉय की और हमारी जो टेक्निक्स थी जिसमें फीवर या इन्फेक्शन के लिए दी जाती थी, उसमें 3 स्टेप डाइट दी जाती है 3 दिन के लिए, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली हमने जो रिसेंट रिसर्च डॉक्टर रॉय ने की है, उसमें हमने एक ऐसा मेथड डेवलप किया है जिसमें मात्र 30 मिनट में कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी फीवर और सारे सिम्टम्स 30 मिनट में ठीक होंगे, और अगले दिन आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि कल मुझे फीवर हुआ था या कोई इन्फेक्शन हुआ था। तो ये उस पैरासीटामोल से भी, या जो लेटेस्ट कोई भी मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई भी मेथड है अभी ट्रेडिशन में, तो उससे भी बेस्ट है, उससे भी फास्ट है, सेफ है और चीप है। ओके सर, तो सर इस जो आपने ये मेथड बताया 30 मिनट वाला, इस पे हम फ्यूचर में कभी बात करेंगे जिस मेथड के बारे में आप अभी बता रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लाइव में हम इस बारे में और डिटेल से बात कर सकते हैं। तो सर अभी आपने ये बताया कि
एलोपैथी का लॉन्ग रन में शरीर पर बहुत खतरनाक इफेक्ट पड़ता है। मेरी क्वेश्चन है कि क्या एलोपैथी का महत्व जीरो है? मतलब जब भी आपका कहने का मतलब है कि एलोपैथी हार्मफुल है, वो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है या फिर किसी को चोट लगती है तो वो सबसे पहले एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाता है और वहां पर इलाज कराता है, ना कि वो एक डाइट को फॉलो करने के लिए उस काबिल होता है। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए लोग एलोपैथी ट्रीटमेंट क्यों ले रहे हैं? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि लोगों के पास एक परफेक्ट सॉल्यूशन कोई ऑप्शन है नहीं। ऑप्शंस है लेकिन लोग अवेयर नहीं है, ना उनको पता है ना उनकी पहुंच है वहां तक। तो हमारा काम वही है कि वही एक्यूरेट जो रिसर्च है, जो एक्यूरेट जो ऑप्शन है, जो एलोपैथी से बेस्ट हो सकता है, फास्ट हो सकता है, चीप हो सकता है, वहां तक लोगों को पहुंचाए। यही हमारा गोल है, ठीक है? तो वो टेक्निक्स डॉक्टर रोही है, वो नई-नई रिसर्च उस पे लेके आते हैं और ऐसी टेक्निक्स वो हमें बताते हैं कि जो एलोपैथी से बेस्ट हो, फास्ट हो और चीपेस्ट हो, ठीक है? तो लोग एलोपैथी में इसलिए भागे, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो थक तो एलोपैथी से चुके हैं, कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, ना ही कोई दवा खाना चाहता है, लेकिन वो करेगा क्या? उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ मरे या हॉस्पिटल में मरे, बस इस ये वाला हाल हो गया है। तो इस वजह से लोग हॉस्पिटल में भाग रहे हैं। अब दूसरी चीज ये है कि एलोपैथी बिल्कुल बेकार है। तो देखिए, मैं ईमानदारी से कहूँ तो एलोपैथी में किसी भी बीमारी का डायरेक्टली कोई इलाज है ही नहीं, ठीक है? वो एक इल्यूजन बना के रखते हैं कि आपको ये लगता रहता है कि ये दवा काम कर रही है, बाकी एट ऑल कोई दवा किसी बीमारी को ठीक करती ही नहीं, ठीक है? इन चीजों को समझ, ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप समझोगे इन चीजों को डीपली तो आपकी समझ आ जाएगा इसमें कितने स्कैम्स है, किस तरीके से काम करती है। पहले जिस तरीके से आपको पता है, जब अनपढ़ लोग थे, ज्यादा शिक्षित नहीं थे, तो उनको झाड़ फूंक करके इस तरीके से लोग अंधविश्वासों में घिरे हुए होते थे कि ये करने से ये हो जाता है। तो ये उसी तरह का अंधविश्वास है, वो एक धार्मिक अंधविश्वास था, ये एक वैज्ञानिक अंधविश्वास मैं इसको कहूंगा। इसमें जितना पढ़ा लिखा है वो इतना ही ज्यादा इसमें फंसता जाता है, ठीक है? तो अब इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, अगर मैं डिटेल में इसके बारे में बात करें तो एक्सीडेंटल केस की आप बात करें तो एक्सीडेंटल केस में जब कोई जाता है हॉस्पिटल, तो उसका दवाओं से ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है सर्जरी का। तो उसमें सर्जरी होती है मोटे तौर पर, तो उस केस में तो जा सकते हो क्योंकि हड्डी फ्रैक्चर हुई है, तो कोई डाइट नहीं है जो उसको झटते हुए हड्डी को जोड़ दे। उसके लिए तो आपको इस तरह का प्लास्टर वगैरह या जो सर्जरी है उसी के थ्रू उसको सेट किया जाता है, और उसमें फिर उसके बाद डाइट का सपोर्ट लेके उसकी हीलिंग को फास्ट कर सकते हैं। बाकी एक्सीडेंटल केस में इमरजेंसी होती है तो उस केस में हॉस्पिटल जाना होता है। और दूसरा ये है कि एलोपैथी दवाओं को बेकार कहूँ या ना कहूँ डायरेक्टली, तो लेकिन समझ लीजिए इन चीजों को कि जब आप एलोपैथी में जाकर किसी बीमारी को ठीक कर रहे हैं, तो आप अपना फायदे से ज्यादा नुकसान कर रहे होते हैं, ठीक है? आप नुकसान इसलिए कर रहे होते हैं, एक बार आपने एलोपैथी कोई दवा लेकर अपने फीवर या इन्फेक्शन को खत्म किया, तो फायदा तो ये हुआ कि वो खत्म हो गया इन्फेक्शन, आप ठीक हो गए। नुकसान ये हुआ कि आपने अपने इम्यून सिस्टम को खत्म कर दिया है, तो नेक्स्ट टाइम आप ज्यादा बीमार पड़ेंगे, तो बार बार आपको उसी दवा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो ये नुकसान हो गया। तो अब बेकार आप समझिए या इसको सही समझिए, वो आप डिसाइड कर लीजिए, बाकी फैक्ट यही है। तो सर अभी आपने ये कहा कि दवाइयाँ मतलब एलोपैथी जो है वो हार्मफुल है शरीर के लिए, तो सर एक और ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कुछ लोग तो दवाइयाँ लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, तो दवाइयाँ शरीर में कैसे वर्क करती हैं और कैसे उस बीमारी को ठीक कर देती हैं? तो सर इसके बारे में भी कुछ आप थोड़ा सा बताते तो अच्छा रहता। जी, देखिए मैंने कहा भी है अभी जस्ट पहले कि ये एक इल्यूजन है और ये बना के रखते हैं कंटिन्यूअसली इसको, तो कि आपको ये फील भी ना हो, ये आपको महसूस नहीं होने देते कि ये दवा काम नहीं कर रही है, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए किसी को अगर जुकाम भी हुआ छोटा सा, तो ये बॉडी का नॉर्मल फिनोमिना है कि जब भी कोई इन्फेक्शन या डस्ट पार्टिकल या कोई फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर एंटर करना चाह रहा है, तो वो स्किन के थ्रू कर सकता है, अपने नाक के थ्रू कर सकता है, मुंह के थ्रू या आंख के थ्रू, इन्हीं चीजों ओपन एरियाज में से वो अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है? तो जब जुकाम हुआ तो आप समझेंगे कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि एलोपैथी में इसको इसी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है कि जुकाम एक बीमारी है, जबकि सच्चाई ये है कि वो एक मैकेनिज्म है बॉडी से। अगर आपको छींक नहीं आएगी तो जो पार्टिकल अंदर जा रहा था वो बाहर कैसे निकलेगा? बॉडी अपने आप को बचाने के लिए आपको जुकाम करती है, छींक आती है बार बार, ताकि हाई प्रेशर से, एयर फ्लो से वो जो पार्टिकल या वायरल मटेरियल या इन्फेक्शियस जो भी मटेरियल है वो बाहर चला जाए नाक से ही। लेकिन आप क्या करते हैं, जब आप कोई दवा ले रहते हैं, जुकाम के लिए कोई दवा ले ली, तो आपकी वो छींकें आना बंद हो जाएंगी, तो आपको लगता है कि दवा काम कर गई और मैं ठीक हो गया, छींक चली गई, मैं जुकाम ठीक हो गई। लेकिन आपको नहीं पता कि वो जो वायरल मटेरियल या जो इन्फेक्शियस जो पार्टिकल था, वो नाक से, अब छींक बंद हो गई तो वो नाक से अंदर चला गया और आपके मुंह तक, गले तक वो पहुंच चुका है, ठीक है?
तो जुकाम तो ठीक हो गया, आप संतुष्ट हो गए कि दवा काम करती है इस तरीके से। लेकिन उस वायरस को, बैक्टीरिया को आपने और अंदर तक पहुंचा दिया, फिर आपकी बॉडी उसको रोकने के लिए गले तक उसको रोक लेगी, तब आपको कफ होता है, खांसी होती है, बलगम आता है, ताकि उसके थ्रू वो बाहर वॉश आउट हो जाए, बाहर फेंक दे उसको, ठीक है। तो जब आप खांसी होती है तो बॉडी का मैकेनिज्म है कि उसको अंदर जाने से रोक रहा है, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, फिर डॉक्टर के पास जाते हो, उन्होंने बताया कि खांसी एक बीमारी है, आप अब अभी तक इन चीजों को ऐसे ही देखते आए हो, तो आप मान बैठे हो कि खांसी होना, कफ होना एक बीमारी है, तो आप खांसी के लिए दवा लेते हो। तो फिर होता यह है कि जब आप खांसी के लिए दवा ले रहे हो तो वो खांसी को तो खत्म कर देगा, बलगम कफ वगैरह, तो आप संतुष्ट हो जाओ कि हाँ ये दवा काम करती है, मेरी खांसी ठीक हो गई। लेकिन आपको नहीं पता कि वो जो खांसी को खत्म करके आपने अपने आप को और रिस्क में डाल दिया है, ठीक है। वो जो वायरस बैक्टीरिया अगर वो बच गया है उस, जो भी आप दवा ले रहे हैं, दवा जब भी ले रहे हो तो वो वही एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, वायरस को भी मारता है, एंटीबॉडीज को भी खत्म करता है। लेकिन अगर वो इन्फेक्शन अंदर पहुंच गया पेट में, तो फिर आपने खांसी को खत्म करके अपने आप को और रिस्क में डाल लिया। फिर आपको बॉडी क्या करेगा, उल्टी या दस्त करेगा पैदा, ताकि उसके थ्रू वो बाहर निकल जाए। वायरस को देखिए कोई मार नहीं सकता, क्योंकि वायरस पहले से ही नॉन लिविंग थिंग है, उसको या तो जलाया जा सकता है, हाई टेम्परेचर में खत्म किया जा सकता है, या बाहर फेंका जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, ये दो ही कंडीशन हो सकती है। तो जब वो पेट में पहुंच गया तो फिर बॉडी के पास एक टूल है कि उसको बाहर कैसे फेंके, या तो दस्त होंगे आपको या उल्टी होगी ताकि वो बाहर आ जाए। लेकिन आप फिर क्या करते हैं, उल्टी और दस्त को भी एक बीमारी समझते हैं, तो उसके लिए भी आप कोई ना कोई दवा लेंगे। फिर एट द एंड वो जो वायरस है, अगर उल्टी दस्त भी बंद हो गए तो वो ब्लड में पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर बॉडी यही करेगा कि अपने आप को बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए अपने आप को गर्म करता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिसे हम फीवर कहते हैं, ठीक है। तो रियलिटी तो ये है कि फीवर आपको बचाने के लिए, बॉडी अपना आपको बचाने के लिए आपके टेम्परेचर को बढ़ा रही है, ताकि वो वायरस हाई टेम्परेचर में सरवाइव ना कर पाए और वो मल्टीप्लाई ना होके वो खत्म हो जाए, आपकी इम्यूनिटी उसको खत्म कर दे, ठीक है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, एक पैरासीटामोल लेके या कोई भी एंटीबायोटिक या एंटीवायरल मेडिसिन लेकर उस टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं, मतलब कि बुखार को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो कम टेम्परेचर में वह इन्फेक्शन से ज्यादा डेवलप होते हैं, ज्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, ज्यादा ग्रो होते हैं। तो एक तरीके से आप अपने आप को रिस्क में डाल रहे होते हैं ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से दवाइयाँ काम करती है, हमें लगता है कि ये काम कर रही है, पर बट उस कंडीशन में उस सिम्टम्स को तो हटा देंगी, लेकिन हम और ज्यादा रिस्क में हमें वो दवाई डाल रही है ना। तो ये है, अगर इन चीजों को समझेंगे तो सर ये तो बात रही कि सारी प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, लेकिन बाद में घूम फिर के एक ही सवाल आता है कि सॉल्यूशन क्या है, हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, और कैसे अपने आप को हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी। तो बात वहीं पे आ गई कि मैंने शुरू में ही बताया था कि आपको बस कुछ नहीं करना, इन टेक्निकल चीजों में मत उलझिए कि आपकी रिपोर्ट्स क्या कह रही है, कौन सा पैरामीटर बढ़ा हुआ है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स क्या है, बीपी क्या है, हार्ट बीट्स क्या है। वो सिर्फ आपको उलझाने के लिए, कौन सा कैंसर है, कौन सी बीमारी, आप सिर्फ ये रखिए, सिंपली अपना गोल ये रखिए कि हमें अपने सिग्नलिंग सिस्टम को ठीक करना है। बाकी भूल जाइए, आपका बॉडी, आपका ब्रेन, आपका लीवर आपसे और उस डॉक्टर से भी कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो अपने आप को ठीक कर सकता है। बस कंडीशन एक ही है, अपना सिग्नलिंग सिस्टम को ठीक रखना है, और अपने आप को डाइट अच्छी देनी है ताकि वो सिग्नलिंग सिस्टम प्रॉपर वर्क करे। ऐसी चीजों को अपनी डाइट से, अपनी लाइफ से हटा दीजिए जो आपके सिग्नलिंग सिस्टम को खराब करती है, तो आप अपने आप धीरे 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 करके हील होना शुरू हो जाओगे, और सारी बीमारियां जो भी डिस्टर्बेंस बॉडी में है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है अब तक का, वो DIP डाइट है, जो हर कोई फॉलो कर सकता है, कोई इशू नहीं है। इसमें बेसिकली इतना रहता है कि 12 बजे तक आपको फ्रूट्स लेने होते हैं आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए 60 किलो वजन है तो 600 ग्राम ले लीजिए, 70 किलो वजन है तो 700 ग्राम ले लीजिए, और लंच और डिनर में सलाद लेना होता है, और फिर खाना खाना होता है। ये तो बेसिक डाइट प्लान है। बाकी अलग अलग बीमारियों के अकॉर्डिंगली इसमें कुछ चेंजेस करना भी जरूरी होता है। तो सिंपली आप ये कर सकते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालेंगे, जिस पे क्लिक करके आप एक बेसिक डिटेल्स उसमें भर देंगे, आपका वेट और एज और नाम और जो भी वो व्हाट्सएप नंबर है या ईमेल आईडी है, बीमारी क्या क्या है, तो वो सब उसमें फिल करते ही फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपका डाइट प्लान बनाकर आपको आपकी ईमेल पे हम भेज देंगे, ठीक है। और उसको आप फॉलो कर सकते हो। डाइट प्लान के लिए कोई चार्जेस, कुछ फीस नहीं हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हाँ सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि फ्री में आप इसको कर रहे हैं, अच्छी, बहुत अच्छी बात है जी। तो सर अगर आप कुछ अपना नंबर अगर शेयर कर सकते हैं तो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं स्क्रीन पे प्रेजेंट कर दूंगा। जी हाँ, आप व्हाट्सएप नंबर इनको दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, और आपके वीडियोस में शो कर दीजिए। कोई भी अगर डाइट प्लान किसी को नहीं मिला या कोई क्वेरी है तो उस पर पूछ सकता है, ठीक है। डाइट प्लान के लिए कोई चार्जेस नहीं।
तो सर लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर व्यूअर्स अपना डाइट प्लान चाहते हैं तो सर वो क्या कर सकते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ जी, अगर कोई डाइट फॉलो करना चाहता है, मैं तो ये कहूँगा सभी फॉलो करें, लेकिन किसी को आइडिया नहीं है कि कहाँ से डाइट प्लान किस तरीके से क्या है, कैसे फॉलो करना है, तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अपना पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान प्राप्त कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल भरनी है और बीमारी क्या है वो सिलेक्ट करना है, और उसी के अकॉर्डिंगली आपका डाइट प्लान बनकर आपके ईमेल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेरीज हो तो आप व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप सीधा डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। डाइट प्लान के लिए कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम निकालने के लिए। मैं आप व्यूवर्स, जितने भी व्यूवर्स हैं उनका भी थैंक यू करना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम सब हर संडे को या फिर हफ्ते में किसी एक दिन लाइव करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों दोस्तों तक शेयर करें। आप सभी का इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।